बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फिफ्थ एम्पायर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, कल का मैच तगड़ा हो जाना था। हमने उम्मीदें भी लगाईं, आसें भी लगाईं, दुआएं भी की, जज्बा भी उजागर किया, लेकिन फिर आखिरकार बारिश ने रंग में भंग डाल दी। तो हम सुपर 4 के अंदर तो पहुंच गए, उसके लिए तो हमने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन वहाँ पे सवाल ये है कि वो जितना जज्बा, जितनी हिद्दत उस मैच को देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थी, उससे हम किसी हद तक महरूम रह गए। कल के मैच के अंदर जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमारी बॉलिंग लाइन की रही है, वो कैसी रही है। टॉप ऑर्डर जो उनका नाकाम हुआ, फिर मिडल ऑर्डर उनका चला और एक अच्छा टारगेट वो सेट करने में कामयाब हो गए। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की बैटिंग आ जाती तो पाकिस्तान को मुश्किलात क्या हो सकती थी। अगर महदूद ओवर्स का मैच होता तो तब क्या मुश्किलात होती, इसके ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी। और फिर आज के मैच की भी बात की जाएगी जो इस वक्त अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माबैन शुरू होने वाला है। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग का फैसला किया है और अफगानिस्तान के जो कप्तान है वो भी कहते हैं कि अगर मैं टॉस जीतता तो मैं बैटिंग का ही फैसला करता। तो बैटिंग का ही इंतखाब क्यों किया जा रहा है एशिया कप में टॉस जीतने के बाद, इस पर बात की जाएगी। स्पोर्ट एनालिस्ट हमारे साथ अहमद कुरैशी मौजूद होंगे, साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर, साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान अगर कल की बैटिंग के लिए मैदान में उतरता तो किस हद तक बेहतर मंजरनामा हमें देखने को मिल सकता था, इसी पे बात करते हैं। सरफराज नवाज साहब और अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों शख्सियात का बेहद मशकूर हूँ। कप्तान जी, कल का जो स्कोर सेट किया, हालांकि टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ, विकेट्स पे विकेट गिरी, उनकी तरफ से फिर जिस तरीके से मिडल ऑर्डर मजबूत होने के बाद बैटिंग की गई और पॉइंट स्कोर किया गया, वो आप क्या समझते हैं कि 267 रन का जो टारगेट था पाकिस्तान के लिए किस हद तक मुश्किल हो सकता था? कल बात हुई थी कि 270 के करीब रन करेंगे और ये अचीवेबल है, लेकिन ये देखना ये है कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग, सबसे मैंने मेन पॉइंट किया था कि फील्डिंग मजबूत होनी चाहिए। बड़े मिस फील्ड किए और 10, 12, 15 रन एक्स्ट्रा इंडिया को मिले, वरना ये भी रन कम होने थे। दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के ये तो वाज़ह चीज़ है कि इंडियन बैट्समैन स्पिनर को अच्छा खेलते हैं और फास्ट बॉलरों के उनको इतना तजर्बा जिस तरह की पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने तेज़ बॉलर ही नहीं है। 145 प्लस सॉरी। तो इसको देखते हुए तो उसके बाद आप देखें कि सिलेक्शन ऑफ द टीम, इसके ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि वहाँ मिकी आर्थर साहब मौजूद थे, हेड कोच मौजूद है और दूसरे कोच मौजूद हैं। उसके बाद ये देखते हुए कि ओवरकास्ट है, बारिश है, उसके साथ फिर हैवी कंडीशंस हैं, तो हमने सिर्फ 3 बॉलर ही खिलाए और 4 स्पिनर, 2 पार्ट टाइम स्पिनर थे, 2 रेगुलर थे। तो इस तरह हम गए मैच के अंदर, जब नोइंगली पता है कि इंडियन का अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग। तो ये जैसे आपने कहा कि पहली दफ़ा हुआ है कि वर्ल्ड में के एशिया कप में के 3 फास्ट बॉलरों ने तमाम विकेटें ली हैं, तो ये मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी गलती थी कि आई डोंट नो हाउ दिस सिलेक्शन वाज मेड। और ये इसके ऊपर मैं आइंदा भी बात करूँगा कि ये आइंदा के लिए आपको नसीहत होनी चाहिए कि इंडिया स्पिनर को अच्छा खेलता है और फास्ट बॉलर जैसे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है, उसमें एक ऑलराउंडर आप ला सकते थे नवाज की जगह। तो फ़हीम अशरफ, उसने परफॉर्मेंस पहले भी अच्छी दी है, तो कोई मजाका नहीं था एक तेज़ बॉलर और खेलते अंडर दी कंडीशन। और देखें जब 2 दफ़ा बारिश हुई है, वेट गेंद हुआ है और स्पिनर को इतना आसान नहीं होता वेट गेंद से बॉलिंग करना और उसके बाद आउटफील्ड भी वेट हो। जी, ये इसके ऊपर तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, तो हमें अपने पेसर्स की लाइन और लेंथ और पेसर्स की तादाद के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है। लेकिन अब ये आपने जो पॉइंट उठाया है, यही पॉइंट हम पहले भी उठा चुके हैं। अब इसके ऊपर किस हद तक गौर होता है, ये एक सवाल है। अहमद, आप क्या समझते हैं जो रन्स लगे हैं और जो हमारी मिस फील्डिंग हुई है, वो आउटफील्ड गीली होने की वजह समझते हैं या फिर मिस मैनेजमेंट किसी और तरफ से देखने में आई? देखें, जो फील्डिंग में गलतियां हुई हैं वो उसमें आउटफील्ड का तो कसूर मुझे नहीं नज़र आता, उसमें अपनी नालायकियां नज़र आती हैं।
एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँ कि जब शुरू में हमने उनके 4-5 आउट कर लिए थे, फिर मुझे समझ नहीं आया कि उनको बिल्कुल गेम में वापस लाने का मकसद क्या था। वहाँ पे शाहीन के भी ओवर्स थे, हारिस रऊफ़ के भी थे, 5 से ज़्यादा नसीम के ओवर्स रहते थे। तो क्यों नहीं हमने अटैकिंग अप्रोच की तरफ गए और अटैकिंग अप्रोच के साथ उनके ऊपर अटैक किया और उनकी इनिंग्स को वहीं पे हमें ख़त्म कर देना चाहिए था। जब हमें पता था कि स्पिनर्स को हमारे स्पिनर्स इतने अच्छे नहीं हैं और ओवर कास्ट कंडीशंस में थोड़ा सा स्पिनर्स स्ट्रगल भी करते हैं समटाइम्स। तो मेरे ख्याल में अपने मेन बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को ही हमें जो है वो कैरी ऑन करना चाहिए था। मज़ीद 1-2 ओवर और 2-3 ओवर 4 ओवर और ट्राई करना चाहिए था और उनमें अगर उनकी 1-2 विकेटें भी गिर जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी लंबी इनिंग जाती। और जो फील्डिंग वाला आपने पॉइंट उठाया वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि समहाउ आपकी फील्डिंग्स ही आजकल की क्रिकेट में आपको मैचेस जिताती हैं। और अगर आप इस तरह से मिस फील्ड करेंगे, बाउंड्रीज जो है वो देंगे और उसके साथ साथ कैचेस वगैरह भी ड्रॉप होंगे, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। कप्तान जी, अगर अमूमी शाइक को आप देखें जो क्रिकेट देखने में बैठा हुआ है, जिस तरह मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं क्रिकेट एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, देखने का शौक़ है और वो ज़्यादा देखने का शौक़ जो है वो पाकिस्तान और भारत का है। तो उस मैच के अंदर मेरे जैसा ये सोचता है कि चलो यार ये रन्स अगर बढ़ते हैं तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन आप बतौर साबिक क्रिकेटर क्या समझते हैं कि जहाँ पे मैच में ग्रिप मजबूत हो चुकी हो तो फिर ग्रिप को लूज करना, उसमें किरदार सबसे ज़्यादा किसका है? देखें, अभी जो बात हुई है मिस फील्डिंग, ड्रॉप कैचेस, उसके बाद फिर लैक ऑफ कैप्टनसी, मैं कहूँगा कि कैप्टन को चाहिए था कि थोड़ा, जैसे अभी आसिफ ने कहा है कि तेज़ बॉलर 1-2 ओवर कर सकते थे, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा प्रेशर जब बिल्ड हुआ हो 4 आउटों में बड़े तो हम कम स्कोरों पर, तो प्रेशर को लूज़ नहीं करना चाहिए और भी प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। और जो बैट्समैन हैं वो ज़रूर गलतियां करते हैं अंडर प्रेशर आके, तो ये ज़रूरी था कि प्रेशर डालते तेज़ बॉलर, कोशिश करते 1-2 और विकेटें लेने की। और उनका जो इतना बड़ा एक मैं कहूँगा मेजर जो पार्टनरशिप हुई है, एक बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप कहूँगा, अंडर प्रेशर हुई है। और उसके बाद ऐसे लगता था जैसे स्पिनर उनको सिंगल टूल्स दे रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने फिर टुवर्ड्स द एंड आके थोड़ा सा हिट आउट किया है। लेकिन मैं इसमें ये फिर यही बात आती है कि आपके पास फास्ट बॉलर आखिर में भी फिर आपके लाने थे, और उसके बाद फिर एक फास्ट बॉलर ज़्यादा होता तो मेरा ख्याल है कि प्रेशर बिल्ड कंटिन्यू करता। इसकी वजह से मैं कहूँगा कि उनको मिला है एडवांटेज। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि ये पार्टनरशिप काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप थी, और एक पार्टनरशिप तो हमेशा लग जाती है, लेकिन लगने में भी तो अपोजिट जो कैप्टन है उसका अमल दखल होता है। और उसको बाहर से मिकी आर्थर बैठे हुए हैं, बारिश हुई है, बाहर गई है टीम 2 बार, तो कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी जो देखने में नहीं आई। जी अहमद, पांड्या और किशन की परफॉर्मेंस जो है, चलें एक तरफ ठीक है, हमारी ग्रिप मजबूत थी, हमने ग्रिप लूज भी की, लेकिन दूसरी तरफ से अगर बैटिंग का मुजाहरा ही इतना अच्छा किया जा रहा हो तो दाद तो फिर देनी चाहिए। पांड्या और किशन की जो बैटिंग है उसको किस नज़र से देखते हैं, और जिस तरीके से शॉट खेले गए उसमें हमारी फील्डिंग का तो कसूर है, लेकिन जो चौके छक्के लगे हैं उसके अंदर उनकी बैटिंग प्लस पॉइंट अगर रखा जाए तो प्लस पॉइंट किन नौइयत की बुनियाद पर रखा जा सकता है? देखिए यासिर, सबसे बड़ा जो पांड्या और ईशान किशन दोनों को क्रेडिट जाता है वो ये जाता है कि जैसे ही उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई रन स्कोर करने की, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। अगर आप दोनों की बैटिंग और ओवरऑल पार्टनरशिप को देखेंगे तो उसमें रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी आपको नज़र आई, आपको बाउंड्रीज भी नज़र आई, आपको एक कंप्लीट पैकेज उन दोनों की बैटिंग में नज़र आया। और जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें वही टीमें ज़्यादा कामयाब हैं जो जिनको मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं और उसके बाद फिर अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो रन स्कोर करने की तरफ जाते हैं, और अगर बॉलिंग में अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आते हैं तो एग्रेसिव बॉलिंग के साथ विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं। इस हद तक उनको क्रेडिट जाता है। ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होता इतनी अंडर प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग करना, लेकिन मेरे ख्याल में जितना उन्होंने रन्स किए हैं उससे उनके रन्स करने की एफर्ट से ज़्यादा हमारे बॉलर्स
खासतौर पे स्पिनर्स और हमारे फील्डर्स की एफर्ट थी उनके रन्स कराने में। यानी गलतियां हमारी अपनी हैं, उन गलतियों पर पर्दा किस तरीके से डाला जा सकता था, इसके ऊपर बात की जाएगी। कप्तान जी, मनाजिर जो टेलीविजन स्क्रीन पे चले हैं, जब पता ये चल रहा है कि पहले विकेट स्पेसर्स ने ली हैं, बाद में जब मिडल ऑर्डर चलना शुरू हो गया आपने स्पिनर्स ही हर एंड पे लगाया हुआ है, वहाँ पे पेसर ना लगाने की वजूहात क्या आपको दिखाई देती हैं? फिर बाद में जब आपने फास्ट बॉलर्स को फिर लगाया तो विकेट्स फिर निकलना शुरू हो गई। तो ये बुनियादी तौर पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या और वजह समझते हैं कि खुद बढ़ावा दिया गया है मैच को मजबूत करने का? देखें, एक चीज़ तो ये है कि कैप्टन सोचता होगा कि हमने आखिर तक जाना है, और ये सोच मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए थी, आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो दूसरा ये कि एंड के ऊपर फास्ट बॉलर ना रहे तो क्या करेंगे, तो ये भी उन्होंने सोचा होगा। और 50 ओवर फिर ये सोचा होगा कि 50 ओवर भी हमने पूरे करने हैं, तो स्पिनर को इन बिटवीन बीच में करके तो कोई ओवर भी मुकम्मल साथ साथ होते जाएं। तो सोच मेरा ख्याल है ये थी कैप्टन की, ये होनी नहीं चाहिए थी। ये होना चाहिए था कि अग्रेसिवली इनको बोल्ड आउट करते अर्ली, क्योंकि देखें टेस्ट मैचेस में भी 30-40 ओवरों में आप टीमें आउट कर लेते हैं। तो इस वक्त तो उनके मेन बैट्समैन जो 4 आउट हुए थे, बड़े कम स्कोरों पर बहुत अंडर प्रेशर थी इंडिया की टीम। अब आप वेस्ट इंडीज़ में भी देखें, इसी तरह उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता रहा है। यहाँ 2 मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन हैं, उनके अलावा तो इनका स्कोर ही नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि उन 2 जो बैट्समैनों ने, पांडे और किशन ने स्कोर किया है, उनके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड नहीं किया। स्पिनर आ गए, उन्होंने आराम से सिंगल टूल्स शुरू किए और उसके बाद इनिंग बिल्ड करते गए। 5-6 रन पर ओवर के हिसाब से भी वो चलते रहे, ये भी रोकना चाहिए था। तो लेकिन ओवरऑल मैं फिर ये कहूँगा कि 3 तेज़ बॉलर कम थे पाकिस्तान की टीम में, एक ज़्यादा एक फास्ट बॉलर होना चाहिए था। हालांकि इंडिया के इससे बड़ी कम स्पीड के बॉलर हैं, उन्होंने 4 बॉलर तेज खिलाए हैं। वो तो डरे बैठे थे, वो तो ये कह रहे थे कि हमारे पास शाहीन शाह जैसा नहीं है, अब तो क्या कर सकते हैं, जो है सो है। उनको तो मालूम था कि अटैक बहुत मजबूत है पाकिस्तान का। बिल्कुल, पाकिस्तान का अटैक तो ये उनका कैप्टन भी कह रहा था और पूरी टीम कह रही थी कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जैसी हमारे पास है ही नहीं। तो वो पहले ही अंडर प्रेशर थे, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान के तीनों तेज बॉलरों ने 4-3-3 10 विकेटें ली हैं, तो मैं ये कहूँगा ये एशिया कप का भी आपने बताया कि रिकॉर्ड है। और यासर, आपने अभी एक बात की थी कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको ज़्यादा नहीं पता। आप जिस तरह का कंडक्ट करते हैं प्रोग्राम, कई मुझे एंकरों ने कहा है कि इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग। जी सर, ये आपके अल्फाज हैं, नहीं तो खाकसार इस काबिल है नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लाहौर जो मैच जारी है वहाँ पे शायकीन का जोशो खरोश कैसा दिखाई देता है, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरीके से हम ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि जहां पे मैच में ग्रिप मजबूत हो चुकी थी, तो मैच में ग्रिप लूज क्यों की गई? हमें आने वाले दिनों के अंदर जब हम अगले मरहले में जा रहे हैं और इस सीरीज़ के बाद हमें वर्ल्ड कप के अंदर भी जाना है, तो इस सीरीज़ से हमें क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है? जो गलतियां हम अब कर रहे हैं, ये गलतियां फिर बाद में ना हो सकें। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। कल के मैच के ऊपर बिलखुसूस बात तो करनी है, लेकिन जो आज मैच जारी है लाहौर के अंदर, जिंदा दिलाने लाहौर मौजूद हैं, तो वहां पे जोश खरोश कैसा है? हालांकि पाकिस्तानी टीम मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इत्तलात हैं कि लोग बहुत ज़्यादा। फ़हीम अमीन हमारे नुमाइंदे जो हैं वो इस वक्त क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फ़हीम, ये बताइएगा कि इस वक्त जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं? मैच तो स्टार्ट हो चुका है, शायकीन की आमद कैसी है और इंतज़ामात कैसे हैं, और शायकीन का जोशो खरोश कैसा है, और बातचीत आपने क्या की है, किसको सपोर्ट किया जा रहा है आज ज़्यादा?
यासिर, बहुत शुक्रिया। आज जो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो रहा है, ये ऐसे लग रहा है शायकीन को देख के ये लाहौर नहीं किसी अफ़गानिस्तान के मुकाम पर ये मैच हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान के सपोर्टर इस वक्त लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर भी चली गई है और अभी भी मुसलसल उनकी आमद का सिलसिला जारी है और उनकी जानिब से भरपूर अपनी टीम की सपोर्ट के साथ साथ नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्होंने हाथों में अफ़गानिस्तान के परचम थामे हुए हैं, उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। गो का टाइम 2:30 बजे के शुरू होने का था, लेकिन यहाँ पर 1 बजे के करीब ही बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पर पहुँच चुके थे और अभी भी उनकी आमद का सिलसिला जारी है। और लोगों का ये कहना है कि जैसे ही उनको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर लाहौर में अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, तो वो पूरे पाकिस्तान से यहाँ से जमा हुए हैं यहाँ पर आकर और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। खास तौर पर अगर बांग्लादेश एक अलग ही है कि मेज़बान टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मेज़बान किसी और दूसरे वेन्यू के ऊपर मौजूद हैं और उनकी गैर मौजूदगी में ही वेलकम करने के लिए पूरी कौम पहुंची हुई है वहां पे। बिल्कुल सूरत हाल ऐसी ही है यहाँ पर कि बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान के सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। शुरू में तो सिर्फ नौजवान लड़के ही मिले हमें यहाँ पर जो मैच देखने के लिए आए थे, और अब जो हैं अफ़गान फैमिलीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी हैं और लोगों की बड़ी तादाद बड़ी पुरजोश है। और साथ में पाकिस्तानी शायकीन हमें भी यहाँ पर देखने को मिले हैं जो कि एशिया कप को यहाँ पर पाकिस्तान में वेलकम कहते नज़र आए। उनका ये कहना है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आकर खेलती तो उन्हें मज़ीद ज़्यादा खुशी होती और यहाँ पर एक भरपूर जो है क्रिकेट मेले का यहाँ पर समा होना था। लेकिन यहाँ पर अब दोनों टीमें जो हैं बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की यहाँ पर पहुँची हुई हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। कुछ शायकीन क्रिकेट जो हैं वो अफ़गानिस्तान के ये शिकायत करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें टिकट्स जो हैं वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से टिकट के हसूल में उन्हें कुछ मुश्किल का सामना है। लेकिन अगर हम इस वक्त एंट्री पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, लोगों की बड़ी तादाद खचाखच खड़ी हुई है लाइन में, अंदर जाने का इंतज़ार कर रही है। और उम्मीद यही है कि आज अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो है वो भरपूर होगा, एक तगड़ा मुकाबला होगा। और तगड़े मुकाबले के अलावा शायकीन अगर जोशो खरोश के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, तो उससे भी मैच का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम अमीन इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आज के मैच के हवाले से एक खूबसूरत बात यह है कि जब मेज़बान टीम वहाँ पर मौजूद ना हो और उस मुल्क के जो बाशिंदे हैं वो दूसरे ममालिक की टीम्स को खुशामदीद कहने के लिए वहाँ पर मौजूद हों और उनका हौसला बढ़ा रहे हों। मैं ये नहीं कह रहा कि अफ़गानी यहाँ पर मौजूद नहीं है, अफ़गानी भी बहुत बड़ी तादाद में होंगे, लेकिन जो पाकिस्तानी आज के मैच को इंजॉय करने वहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे होंगे। ये जो खिलाड़ी को सपोर्ट करना है, खेल को सपोर्ट करना है, यही एक बहुत बड़ा हुस्न है और यही मुख्तलिफ कौमों को आपस में मिलाता है। वापस चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ अहमद कुरैशी और सरफराज नवाज साहब मौजूद हैं। अहमद, बात जब कल के मैच की हो रही थी तो सवाल वही मैं वापस दोहराता हूँ, आपकी नज़र में जिस तरीके से सरफराज साहब ने भी उसके ऊपर रोशनी डाली है कि जब हमारी पकड़ मजबूत थी तो क्यों वहाँ पे स्पिनर लगाए गए, ये एक बुनियादी सवाल है। वो कहते हैं कि उसकी सोच में ये होगा कि मैच आखिर तक जाना है और बाद में मेरे पास पेसर्स मौजूद नहीं होंगे। यासिर, मेरा सवाल ये है कि कप्तान की सोच में ये क्यों होगा कि मैच आखिर तक जाएगा। जब आप आधे से ज्यादा मैच को खत्म कर चुके हैं शुरू में ही, तो आप ये किस लिए सोच रहे हैं कि मैच आखिर में जाएगा तो हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। इसका मतलब है कि आप क्या कि एक फियर ऑफ फेलियर आपके बैक ऑफ दी हेड था। देखें, लास्ट ईयर जब हम T20 वर्ल्ड कप में प्रोग्राम कर रहे थे तो लास्ट ईयर मैंने ये चीज़ कही थी कि हम एशिया कप का फाइनल हारे, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैच दोनों में हमारी ग्रिप मजबूत थी। लेकिन क्योंकि फियर ऑफ फेलियर आ गया कि हमने आखिर तक जाना है, तो वो मैचेस दोनों फाइनल्स हमारे हाथ से स्लिप होने शुरू हो गए। कल का मैच भी देखें कि कल के मैच में हमारी अच्छी खासी ग्रिप मजबूत थी मैच में, लेकिन वहाँ पे फियर ऑफ फेलियर आता है कि कहीं आखिर में जाके हमें अपने पेसर्स की जरूरत पड़ जाए तो उस लिए हम अपने पेसर्स के ओवर्स बचा के रखें। लेकिन बात यह है कि जब स्पिनर्स आपने इंट्रोड्यूस कराए उस वक्त तो आधे से ज़्यादा मैच ऑलमोस्ट उनकी इनिंग्स ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनकी आधी से ज़्यादा टीम आउट हो चुकी थी। फिर क्या ज़रूरत पड़ी कप्तान को कि उसको क्यों ये फियर ऑफ फेलियर था कि उसने स्पिनर्स लेके आया बजाय इसके कि वो अपने पेस बॉलर्स को ही लेके आता जो अटैकिंग बॉलिंग करते जिस तरह से वो शुरू में कर रहे थे और मैच खत्म कर देते। तो मेरे ख्याल में इसमें सारा का सारा कसूर कप्तानी का है
और बाबर आजम अगर इसी तरह से डिफेंसिव अप्रोच के साथ कैप्टेंसी करते रहेंगे तो हम किसी न किसी तरह सेमीफाइनल और डिफेंसिव फाइनल की बजाय अग्रेसिव इसमें होना के। चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ओडीआई के अंदर किस हद तक एग्रेसिव हो सकते हैं, इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। सरफराज साहब, मैंने आपको याद होगा 3 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से 31 तारीख को, जब उसके 2 दिन बाद मैच था पाकिस्तान का, तो मैंने आपको उस वक्त ये बताया था कि आप भी खेलते रहे, आप भी जानते हैं कि सितंबर में श्रीलंका के अंदर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एक बड़ा इवेंट जो है उसको अगर ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है तो महकमा मौसमियात यानी आप फोरकास्ट को मद्देनज़र क्यों नहीं रखते। इसी तरह हमने T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा था, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी। आज उस पर नजम सेठी साहब बोले हैं, वो कहते हैं कि मैं बारहा ये कहता रहा हूँ, मैंने मशवरा दिया है कि आप इसे दुबई में ले जाएं, लेकिन कहा गया कि दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ये श्रीलंका पर ही बजिद रहे हैं और अब उसका नतीजा ये रहा कि एक बड़ा मैच देखने से शायकीन महरूम हो गए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, गर्मी की जो बात की है नजम सेठी ने, तो ये देखें कि जो मुल्तान में मैच हुआ है उससे ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी। तो आप खुद ही सोच लें, वहाँ डिहाइड्रेशन 3 पाकिस्तान के प्लेयरों को हुआ, बाहर बैठे रहे। तो यूएई में तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं जितनी मुल्तान में थी, लेकिन ये पुअर मैनेजमेंट थी नजम सेठी की, जो हर चीज़ इंडिया के कहने की नजम सेठी साहब तो अपने ऊपर ले ही नहीं रहे इसे। वो तो ये कहते हैं कि मैंने मशवरा दिया था दुबई चले जाएं, लेकिन मौजूदा मैनेजमेंट नहीं मानी। नहीं जी, ऐसे ही बात कर रहा है। अब उस वक्त फिर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? आईसीसी जाके मीटिंगें करते रहे हैं, वहाँ तो इन्होंने ये बात रेज ही नहीं की कि ये अपना मैचेस श्रीलंका, वो यही बात करते रहे थे कि श्रीलंका में हमें पैसे कम मिलेंगे, लोग कम आएंगे और इस तरह की बातें। ये बारिश की बात उन्होंने की नहीं कि ये मानसून का वेदर होगा और उस वक्त मैचेस भी होने बड़े मुश्किल हो सकती हैं। ये बात तो अब हम आप लोग कर रहे हैं। तो मैं तो इस मामले में वैसे ही कम फहम और कम इल्म हूँ। मेरे तो ज़हन में मैंने तो एक खबर पढ़ी कि बारिशों का मौसम ये अमूमन श्रीलंका के अंदर होता है, तो खबर पढ़ के मेरे ज़हन में आया कि जब ये अमूमन मौसम होता है तो जो एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, क्या उनके इल्म में ये नहीं था कि अमूमन मौसम के अंदर ये हमारे मैचेस भी मुतासिर हो सकते हैं? देखिए, लाहौर में एक प्रोग्राम में मैंने ये वाज़ह किया था 2-3 मरतबा के जो सितंबर है ये मानसून का मौसम होता है। ये मैंने 1-1.5 माह पहले की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से अभी भी देख लें कि मैच कहीं और शिफ्ट कर दें। आप बांग्लादेश जा सकते थे, अगर यूएई में आप नहीं जा सकते तो बांग्लादेश तो आप मैच खेल सकते थे, जाके वहाँ चले जाते। तो लेकिन वो पोर मैनेजमेंट नंबर नजम सेठी की, उस वजह से ये देखें सारे हालात सामने आए हैं। और एक पाकिस्तान को अच्छा चांस था मैच जीतने का, वो भी हाथ से निकल गया। लेकिन आइंदा अब सुपर 4 में जो दोनों टीमें जाएंगी तो पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस भी हो सकती हैं। एक मैचेस तो राउंड में होगा और उसके बाद अगर दोनों फाइनल पे टॉप पे चली गई तो वो भी फिर एक मैच और हो सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है सुपर 4 का मामला भी। जी अहमद, क्या आप इस बात को सेकंड करते हैं, ये जो हम वेन्यू वाली बात कर रहे हैं, या आपकी सोच का जाविया कुछ और? यासिर, आप कह रहे थे कि नजम सेठी साहब अपने ऊपर ले ही नहीं रहे थे। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में कब किसी ने कोई बात अपने पे ली है? अगर कोई गलती हुई है या तो वो पिछलों पे डाली गई है, या तो वो कहा गया है कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। तो ये कोई बात नहीं है और मेरा भी ख्याल इसमें सरप्राइज होने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा सरफराज साहब ने। असल में ये इंडिया की हटदर्मी की वजह से टूर्नामेंट का ये हाल हो रहा है और मुझे लग रहा है आगे जाके और भी मैचेस अफेक्ट होंगे, क्योंकि इंडिया को तकलीफ थी पाकिस्तान में आके खेलने से। बाकी सारी दुनिया की टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं। इंडिया के शायद कोई आसमान से उतरे हुए हैं या उनके पास शायद कोई लिखा हुआ है। हम फिर खेल से जवाब देंगे, हम फिर बताएंगे कि दुनिया की नंबर 1 टीम जो बन चुकी है उनके होम ग्राउंड में ना आना आपके लिए किस हद तक नुकसान का बायस हो सकता है। सरफराज साहब, अगर देखें तो आगे जो मैचेस में हमने जाना है उसमें लाइन और लेंथ हमारे पेसर्स की आपने जो देखी है किस हद तक ठीक है, और दूसरा ये कि जहां पे स्पिनर से विकेट ना निकल रही हो तो स्पिनर को अपनी गेंदबाजी में क्या तब्दीली की ज़रूरत है? देखिए जी, जो फास्ट बॉलर हैं उनके लाइन और लेंथ बड़ी ज़बरदस्त रही है, लेकिन 1-2 ओवर वेवर्ड किए हैं अपना रऊफ ने, जो शॉर्ट पिच और
उसके बाद ऑफ स्टंप के बाद शॉर्ट पिच इस तरह पुल जो हुई हैं, और उस में मेरा ख्याल है कि 18-20 रन भी हुए हैं एक ही ओवर में। तो उस वक्त ये टेम्पर लूज़ नहीं करना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। जब आपने प्रेशर डाला हुआ है तो प्रेशर को लूज़ क्यों किया जा रहा है। तो उसके बाद आपने जो स्पिनर की बात की है, तो स्पिनर को तो मेरा ख्याल है कि लाइन और लेंथ रखनी चाहिए थी, और जो उन्होंने सिंगल और टूज लिए हैं उसके ऊपर फील्डिंग के ऊपर जोर देना चाहिए था कि सिंगल क्यों हो रहे हैं, वो फील्ड प्लेसिंग को जो प्रॉपरली किया जाना चाहिए था। और ये मैं, लेकिन आपको पता है कि इंडियन स्पिनर को अच्छा खेलते हैं किसी भी कंडीशन में, तो उन्होंने वो शो किया है कि अच्छा खेल के दिखाया है, और स्पिनर पे ज़्यादा रन हुए हैं। 120 से ज़्यादा रन तो स्पिनर ने दिए हैं ये 260 के स्कोर में। जी अहमद, आप अगर अगले मैचेस के ऊपर देखें तो पाकिस्तान को मुश्किल क्या हो सकती है, यही स्ट्रेटजी अगर अगले मैच के अंदर हो सुपर 4 में? यासिर, सबसे बड़ी मुश्किल हो सकती है कप्तानी में डिफेंसिव अप्रोच। ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि आखिरी के ओवरों के लिए हम ये कर लें। अगर आप पहले स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उस मैच को वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करें। दूसरा कि पाकिस्तान को अपनी फील्डिंग को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये इस जिस तरह की कल फील्डिंग, इस तरह तो मेरे ख्याल में हम जब गली मोहल्ले में भी क्रिकेट खेलते होंगे कभी इससे अच्छी फील्डिंग की होगी। तो पिछली जो सीरीज हमारी हुई है अफगानिस्तान के साथ, उसमें फील्डिंग कैसी थी? इसके मुकाबले में तो उसमें फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, बहुत जबरदस्त थी वो फील्डिंग। तो देख के मतलब है कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान ये हैरान था कि ये पाकिस्तानी टीम है, क्योंकि हमने ज्यादा अच्छी फील्डिंग की आदत नहीं है देखने की। लेकिन वो इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की टीम लग रही थी उस सीरीज के अंदर। तो बिल्कुल ऐसा ही है, हमें अपनी बैटिंग में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। यासिर, ओडीआई के डायनामिक्स T20 से डिफरेंट है। ओडीआई में आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आपको पार्टनरशिप्स बिल्ड करनी पड़ती हैं। ना आप मार धाड़ वाली साइड पे जा सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव हो सकते हैं कि डॉट्स बॉल पे डॉट्स बॉल खेलते रहें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही जाना चाहिए पड़ेगा अगर ये टूर्नामेंट जीतना है या इवन वर्ल्ड कप भी जीतना है। और वो एग्रेसिव अप्रोच आपको कैप्टेंसी में भी चाहिए, बैटिंग में भी चाहिए, फील्डिंग में भी चाहिए और बॉलिंग में भी चाहिए, तभी पाकिस्तान जीत सकता है। आज के मैच में ये सभी फाइनल में पहुंचना बड़ा मसला नहीं है, उसमें हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जब फिर बड़ा मैच आएगा, हम मैच में अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करके, जैसे एशिया कप के फाइनल में हुआ, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ, उसी तरह हम बड़े मैच तक तो पहुंच जाएंगे। लेकिन डिफेंसिव अप्रोच की वजह से, फियर ऑफ फेलियर की वजह से हम बना बनाया मैच बिगाड़ देंगे और फिर फाइनल हमें क्रॉस करना पड़ सकता है। कैप्टनसी का मवाजना करते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर कि हमारी जो इस वक्त मैच में मेज़बान पाकिस्तान है, लेकिन इस वक्त जो लाहौर के अंदर मैच जारी है अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के माबैन, तो दोनों टीम्स की इस वक्त सूरत हाल क्या है उसके ऊपर बिलखुसूस बात करते हैं। ये फ्लोर के ऊपर आपको दिखाया जाएगा दोनों कप्तानों का कि दोनों कप्तान जो हैं वो किस हद तक मजबूत हैं और उसके साथ साथ टीम किस हद तक मजबूत है। ये फुल स्क्रीन पहले कंपैरिजन आप देख लें, एक तरफ हशमतुल्लाह खां है और दूसरी तरफ शकीबुल हसन है। आज अगर अप्रोच देखी जाए तो किसकी कैप्टनसी अप्रोच बहुत मजबूत हो सकती है। तो अगर अपने गेस्ट की तरफ वापस चलें और उनसे बात करें, तो सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि आज के मैच के अंदर अगर कंपैरिजन करें कप्तानी का, तो कौन सा कप्तान ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है? अफ़गानिस्तान ने तो परफॉर्मेंस जो दिखाई पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो तो काबिल रहम थी जो पीछे बायलैटरल सीरीज़ हुई है, लेकिन आज एशिया कप के अंदर आपको मजबूत टीम कौन सी लगती है, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश? देखें, दोनों टीमें काफ़ी आपस में खेल चुकी हैं, और बांग्लादेश में जो रिसेंट ODI हुई है उसमें तो अफ़गानिस्तान ने 2-1 से ये बांग्लादेश को हरा के आए हैं। उससे पहले ये टेस्ट मैच में एक बहुत बड़ी हार इनको हुई बांग्लादेश से, अपना अफ़गानिस्तान जो 546 रन 546 रन से हारा है। ये बहुत बड़ी हार थी अफ़गानिस्तान की। तो ये मैं देखते हुए, ये अब डू एंड डाई वाला मैच है बांग्लादेश के लिए। अगर बांग्लादेश आज हार जाता है तो दे आर आउट ऑफ टूर्नामेंट ऑल टुगेदर, ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद क्वालिफाई आपके सामने अफ़गानिस्तान और श्रीलंका विल गो थ्रू। लेकिन बांग्लादेश को ये मैच जीतना बड़ा ज़रूरी होगा कि टू स्टे इन द गेम। तो उसके बाद मैं दूसरी एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब ने जो इंडियन
ऑफिशियल सीनियर मोस्ट ऑफिशियल को बुलाया है। वो 6 तारीख को शुक्ला साहब और उनके प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं पाकिस्तान मैच देखने। तो ये मैं कहूँगा कि हो सकता है यही शुरुआत हो पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में हाथ मिलाने का और एक दूसरे को वेलकम करने का। जी, हो सकता है यही बारिश का पहला कतरा बन के बरस जाए, क्योंकि खेल के अंदर सियासत को बीच में नहीं लाना चाहिए। सियासत को बालाए ताक रखते हुए खेल को खेल के तौर पे देखना चाहिए, और इसी तरीके से फिर दुनिया क्रिकेट के अंदर नाम बन सकता है। बसूरत दीगर आप कम ज़र्फ पाए जाएंगे और आपका खेल भी उससे मुतासर होगा, जो हम मुतासर होता देख भी रहे हैं। अहमद, अगर आज की बात की जाए, आप ये देखिए कि पाकिस्तानी पिचेस और श्रीलंका की पिचेस के डायनामिक चेंज हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अब तक जितने मैचेस हो रहे हैं, टॉस जीत के बैटिंग का ही फैसला क्यों किया जा रहा है? और आज टॉस हारने के बाद भी ये पूछा गया अफगानिस्तान से, तो अशमतुल्लाह खान का यही कहना था कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं भी बैटिंग का फैसला करता। तो पहले टारगेट सेट करने में आसानी है, इस वजह से इधर को जा रहे हैं, या वजह कुछ और लगती? देखें, जहां तक पाकिस्तान की पिचेस की बात है तो वो मेरे ख्याल में बैटिंग फ्रेंडली श्रीलंकन पिचेस से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि श्रीलंका में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि बॉल वहाँ पे थोड़ा सा रुक के आता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान की अगर हम पिचेस की बात करें तो। हो सकता है उनके माइंड में ये चीज़ हो। दूसरा, जो दोनों टीमों की आपने कंपैरिजन की बात किया, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को बांग्लादेश पे एक तो ये एज हासिल है, जैसे सरफराज साहब ने कहा, ODI सीरीज वो जीते हुए हैं। दूसरा एज ये हासिल है, अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली बांग्लादेश के प्लेयर्स से, क्योंकि एक स्किल वाइज भी और वैसे भी, क्योंकि वो पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं। सो आई थिंक कि अफगानिस्तान को उनके ऊपर एज हासिल है। और बिल्कुल सरफराज साहब ने ये बात ठीक की कि अगर तो बांग्लादेश ये वाला मैच भी हार जाता है तो बांग्लादेश अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होगा आज। तो दोनों टीमें ऑब्वियसली एफर्ट करेंगी जीतने की, लेकिन मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को बांग्लादेश पे एज हासिल है। सरफराज साहब, क्या समझते हैं कि आज कितना टारगेट सेट किया जाए तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है? देखें, लाहौर की जो पिच है इसमें तो 300 रन तो आम होते हैं, और इससे थोड़ा बड़ा टारगेट अगर सेट करेंगे तो फिर ही बात होगी। वरना अफगानिस्तान के देखें, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक मैच में 200 और रन की पार्टनरशिप हुई थी पहली विकेट की, और उसके बाद 300 का टारगेट हुआ था पाकिस्तान के लिए, जो आखिरी ओवर में पाकिस्तान ने हासिल किया और 3-0 अफगानिस्तान से जीते हैं। तो उससे पहले आप देख लें कि अफगानिस्तान की टीम 59 ऑल आउट हुई है। तो ये इस तरह का तो उनका मामला अगर बैट्समैन चल पड़े तो वो किसी टारगेट को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब दोनों टीमों का मुकाबला तो मेरा ख्याल है, लेकिन कप्तान जी, क्राउड का भी तो असर पड़ता है ना। आज अगर क्राउड देखा जाए तो उसमें ज्यादातर अफगानी भी बैठे हुए हैं सपोर्ट करने के लिए टीम को, तो वो भी तो मोराल बुलंद करेंगे। देखें जी, अफगानिस्तान के तो जो सपोर्टर हैं वो तो मैंने देखा है, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ भी हो अफगानिस्तान मैच खेल रहा है वो ज़रूर पहुँचते हैं और बड़ी तादाद में और बड़ा इनकरेज करते हैं अफगानिस्तान टीम के प्लेयरों को। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त है। आज तो लाहौर में जो ऑलराउंड पाकिस्तान से लोग आए हैं और अफगानिस्तान से भी लोग आए होंगे मैच देखने के लिए। हो सकता है अफगानिस्तान के ऑफिशियल भी आए हों, कोई मिनिस्टर वगैरह भी, ये मैच देखने के लिए, क्योंकि ज़का अशरफ साहब की पब्लिक रिलेशन ज़बरदस्त है। और लाहौरियों की मेज़बानी का वो लुत्फ़ उठाएं और हम फिर मैच का लुत्फ़ उठाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। सरफराज साहब, अहमद कुरैशी, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कल मुलाकात होगी आपसे, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।